किसी से भी नहीं की जाएगी जबरदस्ती। सलाहकार फारूक खान ने तमाम अटकलों पर लगाया विराम। सांप्रदायिक रंग में रंग रही जेडीए की कार्रवाई। अन्य दलों की फहरिस्त में शामिल हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस। समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लगे आरोप। धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। लोगों ने पूजा अर्चना व हवन यज्ञ कर निभाई त्योहार की परंपराएं। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार को लेकर जम्मू कश्मीर में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक समुदाय विशेष ने प्रशासन पर सूर्य नमस्कार को उस पर जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया है, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज श्रीनगर में बताया कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है कि सूर्य नमस्कार से इनकार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती किसी को नहीं है। जिसको जो करना चाहता है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता नहीं करेगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं ऑर्डर में लिखा गया कि अगर कोई इसमें नहीं करेगा तो उसके साथ ये किया जाएगा। सो इसको ट्विस्ट मत दीजिए। जो करना चाहता है वो करे। ये योगा का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। अब इसको नमस्कार का नाम लग गया तो इसलिए शायद इसको कोई रिलीजियस कनोटेशंस दी जा रही हैं और कुछ भी नहीं। जम्मू के रूपनगर इलाके में जेडीए द्वारा की गई कार्रवाई पर जम्मू में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। कई सियासी दल जेडीए की इस कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग दे चुके हैं, जिनकी फहरिस्त में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम भी जुड़ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख मुस्तफा कमाल ने पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आज पीड़ितों के साथ उनके धरना स्थल पर मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने जेडीए की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन पर जानबूझकर एक समुदाय विशेष रूप को निशाना बनाने का आरोप लगाया। क्या कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन नेताओं का, आइए आपको बताते हैं। ये इशारा करता है कि इनका रवैया मुसलमानों के तई जो है वो बराबर वही है जो 1947 में था, जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया है, जिसमें यहाँ जम्मू में 3.5 लाख मुसलमान मारे गए। और हमने दफा दफा वो पुराना वक्त तल्ख बातें छोड़ दी और फिर जुड़ गए। एक समाज एक बनाया हमने, गुजर बकर वालों को एक मुकाम दिया। और आप ये प्रशासन जो है जिसकी जमहूरी कोई बुनियाद है नहीं, वो इस किस्म के कदम उठाएगा। ये मैं समझता हूँ ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छी बात है, जब तक ये हैं इनको सिर्फ काम चलाना है। मौजूदा सरकार से ये जरूर दरख्वास्त करती हूँ कि कहाँ से सारे जो ऑर्डर्स हैं रातों रात सोए आप दे देते हैं। कम से कम अगर हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना तो जानते हैं कि पहले लीगल नोटिस आता है, फिर इनको बताया जाता है कि आपके साथ हम लोग ऐसा करने वाले हैं, आप लोग अपना सामान निकालिए, बाहर रखिए, हम आपके घर तोड़ने वाले हैं। आप देखिए, आप 6 बजे के करीब, सुबह 6 बजे के करीब आते हैं और पूरा रूपनगर सील करते हैं और एकदम से आप अपना काम पंजा चलाना शुरू करते हैं। अब कोई बच्चा कैसे होगा, सोया होगा, बैठा होगा, पानी पी रहा होगा, दूध पी रहा होगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि जो ये मौजूदा सरकार की नीति है, इससे थोड़ा हट जाइए, सोच करिए, देखिए कि खुशहाली कैसे आए। और हम तो हमेशा 24 घंटे गुज्जर बकरवाल कौम के साथ हैं। सुरनकोट बार एसोसिएशन ने जम्मू में रूपनगर में जेडीए द्वारा की गई कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि मौजूदा प्रशासन जम्मू कश्मीर के विभिन्न समुदायों को बांटने का काम कर रहा है। जेडीए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जम्मू, जिन्होंने रूपनगर में गुजर कम्युनिटी के घर तोड़े हैं जाके और गैर कानूनी तौर पे घर तोड़े हैं जाके। असल में हम कानूनी लोग हैं। कानूनी तकाजा ये होता है कि किसी को पहले लीगल नोटिस सर्व किया जाता है कि आपको इतने दिन का वक्त है, आप ये घर खाली कर दें या छोड़ दें। न तो किसी को नोटिस दिया गया और मोर ओवर
कानून की तो उन्होंने धजी उड़ा के रखी है। कानून तो एलजी सरकार ने रखेल बना के रखा हुआ आजकल, आज के दौर में जो हमें लगा है। वहां पे एक ऑलरेडी स्टे चल रहा था, उस स्टे की भी धजियां उड़ाई गई और जाके मासूम बच्चों को, औरतों पे जुल्म किया गया, उनके घर तोड़े गए। जो लोग 70-70, 80-80 साल से वहां रह रहे हैं, उनके घर तोड़े गए इस बिना पर कि ये गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं। भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है, किसको कहां पे बेघर इंसान को घर देना है। अगर 70 साल से आज 70 महीने या 70 दिन से अगर कोई किराए पे रहता है तो उसको निकालने के लिए भी एक जाब्ता है, कानूनी जाब्ता। आप उसके साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। और इन्होंने इतनी बड़ी गैर कानूनी, गैर इंसानी हरकत, ये तो गुंडागर्दी, ये सरकार ना हुई, मुझे लगता है ये तो गुंडागर्दी हुई। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही ज्यादा महत्व है और आज के दिन जप तप स्नान व दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आज ही के दिन के बाद मौसम में तब्दीली भी होने लगती है। ठंड का प्रकोप घटने के साथ साथ वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व बताया गया है। आज सुबह से ही जम्मू व इसके आसपास के क्षेत्रों में मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना व हवन यज्ञ कर अपने परिवार के साथ साथ देश की खुशहाली की कामना की। यजमान है, ये पहली आहुति उत्तर दिशा की ओर जाएगी खास शरद पे। तीसरे मंत्र में कहा ऐसा ज्ञान दे दो जिससे बुद्धि। मकर संक्रांति का पर्व जो है सभी आर्य समाजों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आर्य समाज प्रतिनिधि सभा की ओर से इसका जो है विशेष आयोजन किया जाता है। इस पर्व का विशेष महत्व जो है हिंदू संस्कृति के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार इस प्रकार से है कि आज से जो है सूर्य जो है उत्तरायण की ओर जो है अग्रसर हो जाता है, जिसके कारण से जो है दिन बड़े होने लग जाते हैं। सर्दियों का चलन जो है आज से कम होने लग जाता है। इन समयों में किसानों की जो है खेती लहलहाती है। इन समयों में जो है गरीबों को जो है सभी धनाढ्य लोग जो है बड़ी श्रद्धा पूर्वक जो है अनेक प्रकार से सहयोग करते हैं। तिल का दान, तेल का दान, गुड़ का दान जो है हमारी संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है, जिससे कि जीवन में जो है अनेक प्रकार की सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए जो है यज्ञ के माध्यम से, वेद की ऋचाओं के माध्यम से इस पर्व को हम श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि इस ओर जो है आप भारतीय संस्कृति की ओर लौटें। और इस परंपरा का, इस पर्व का महत्व जो है आज धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, जिसको कि पुनः हम सभी लोग जो है उसी गौरव को प्राप्त करने के लिए जो है प्रेरणा देने के लिए एकत्रित होकर के इस पर्व को मना रहे हैं। सभी आर्य समाजों में, सभी घरों के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है, जिसमें अन्न से आहुतियां दी जाती हैं। खासतौर पर तिल और शक्कर और मूंगफली वगैरह, इनसे इसकी आहुतियां दी जाती हैं, ताकि वो जब हम यज्ञ के अर्पित करते हैं तो लाखों गुना बढ़कर वातावरण की शुद्धि करते हैं और सभी तक वो पहुंचा देते हैं। हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी अपने घरों में यज्ञ करें और ये अन्न से आहुतियां दें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, इस समय जो खेती है, नई खेती बन रही है, ये इस विषय में वेद के अनुसार हमें ऐसा सब करना चाहिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन बहुत ही दिव्य और पावन माना जाता है। समस्त देवी देवता आज के दिन प्रयागराज धाम में स्नान करने के लिए आते हैं और विश्वनाथ में श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। और श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया है। और आज 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज बहुत विशाल भंडारा है और हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज ने गौदान भी किया है। उनके मन में बहुत दिन से अभिलाषा थी कि गौदान करना है और आज वो उनका संकल्प है जो पूरा हुआ। इसलिए आज के दिन बहुत ही उत्सव से, बहुत ही खुशी से गौदान हुआ और आज भंडारा भी है। सभी जम्मू से, बिश्नाह से, नगर नगर से, गांव से लोग आज बहुत खुशी से यहाँ आएंगे, कथा भी सुनेंगे और प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल। आज ऐसा है जो सूर्य है वो आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे पहले रात बढ़ रही थी, रात का जो पूर्ण रूप से विराम लग चुका है, अब रात जो है वो घटना शुरू हो जाएगी और सूर्य बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे
जैसे जैसे सूर्य अपनी परिक्रमा करेंगे वैसे वैसे सूर्य का तेज और गर्मी भी आएगी। बार बार मैं मीडिया तंत्र के माध्यम से जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी भक्त जन हैं, मैं उनसे बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके अपने बच्चों को और अपने जितने भी सज्जन संबंधी हैं उनको मंदिर की ओर आकर्षित करें। आज मंदिर की स्थिति, हमारा जो सनातन धर्म है, ऐसा मुझे महसूस होता है कि हम पीछे हट रहे हैं। मैं मीडिया तंत्र के माध्यम से सब भक्तजनों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन के साथ मिलकर टेस्टिंग प्रक्रिया में तेजी ला दी है। जम्मू में आज भी दिन भर कई बैंकों के अलावा पुलिस स्टेशनों में भी कोविड की रैपिड जांच कराई जा रही है, जिसमें कई लोग पॉजिटिव पाए गए। जम्मू के नानक नगर इलाके में स्थित एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई रैपिड जांच में 10 मुलाजिम कोविड पॉजिटिव पाए गए। उधर जम्मू के बाहू प्लाजा इलाके में स्थित एक्सिस बैंक की ब्रांच में भी टेस्टिंग के दौरान 12 मुलाजिमों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई। शहर की रेजिडेंसी रोड पुलिस पोस्ट में तैनात 15 पुलिसकर्मियों की भी रैपिड जांच की गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। ये हमारी 4th लोकेशन है। हम 3 लोकेशंस करके आए हुए हैं। पहले हम गए थे IFDC है कोई बैंक, वहां पे करके आए हैं हम। फिर हमने सेकंड लोकेशन की थी एक्सिस बैंक, वहां पे भी सारे नेगेटिव हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव थे, और जम्मू हाट में किया। तो अब ये हमारी 4th लोकेशन है, यहाँ पे भी अभी तक सारे नेगेटिव हैं। जम्मू के साथ साथ कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में आने वाले लोगों को आगाह किया है। कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने साफ तौर पर कहा है कि अस्पतालों में आने वाले लोगों की हर हाल में कोविड की रैपिड जांच की जाएगी, जिसमें उन्हें सहयोग देना होगा। डॉक्टर मुश्ताक ने मरीजों के तीमारदारों से भी मास्क से समझौता न करने और बेवजह अस्पतालों में न आने की अपील की है। नहीं, देखिए ये हर एक हॉस्पिटल के लिए है कि जो भी पेशेंट या अटेंडेंट आए, ओपीडी में आए, आईपीडी में आए, एक तो पूरा SOPs का उसको ख्याल रखना है, मास्क लगाना जरूरी है और टेस्ट उनका होना बहुत जरूरी है। टेस्ट करने में, हमें रेड करने में कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं है। बाकी जब अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट होगा उसको हम ऐसे ही अटेंड करेंगे, लेकिन जो अटेंडेंट्स है, विजिटर्स है, उनको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आज जो देखे इतनी अच्छी फैसिलिटी, आप फोन पे खबर अतर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कॉल पे खबर अतर पूछ सकते हो। मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, मोतबाना गुजारिश रहेगी, हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट रहेगा कि अस्पतालों में अननेसेसरली ना जाए। जो विजिटर अननेसेसरली ना जाए। अगर जरूरी है तो एक अटेंडेंट हो, और अटेंडेंट का भी मास्क होना बहुत जरूरी है। बाकी विजिटर से यही गुजारिश है कि खासकर चाहे छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, उनको हॉस्पिटल अननेसेसरली ना लाए। बाकी इलाज मलाज के लिए तो पेशेंट को आना है और एक अटेंडेंट साथ होता ही है। खेतों की सिंचाई में मुख्य भूमिका निभाने वाली नहरें मौजूदा समय में अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं। रणवीर नहर हो या फिर दूसरी छोटी बड़ी नहरें, सभी की हालत बेहद खस्ता बनी हुई है, जिससे किसानों के साथ साथ आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि सिंचाई विभाग हर वर्ष नहरों की साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन जमीनी सतह पर इनकी सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। ऐसा ही हाल त्रिकुटा नगर से गुजरने वाली नहर का भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सिंचाई विभाग की अनदेखी के चलते अब ये नहर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। नहर से उठने वाली बदबू ने सांस लेना भी मुहाल कर रखा है। इस नहर की ओर ना तो सिंचाई विभाग और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। पहले से है ये चल रहा है ये काम। इसकी इतनी दुर्दशा भयानक है, इतना खतरनाक हो सकता है ये बच्चों के लिए। भविष्य जो आने वाला टाइम है इतना खराब, इधर से 100 बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे डेंगू हो गया और जैसा मलेरिया वगैरह हो गया। ये मतलब सारा इसी गंदगी वजह से बीमारियां यहाँ पे फैल रही हैं। ये 24 घंटे कभी भी देखा हमने, जब भी इधर से निकलते हैं इतनी बदबू, इतनी गंदगी यहाँ से आती है नहर से। मंदिर के साथ में जो मंदिर पीछे आपके मंदिर है, यहाँ पे मंदिर के साथ देखो वहाँ पे कोई 2-2, 3-3 हफ्ते वहाँ पे कूड़ा जमा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं आता है।
इतनी बुरी हालत है कि इससे 100 बीमारियां फैल सकती है। और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट सिटी का आप बना रहे हो कि हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, हमें स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी आप देखो खुद आके यहाँ पे कि क्या यहाँ से रेलवे से लेके आके यहाँ से अपने क्लब तक, ग्रेटर क्लास तक देखो कि क्या हालत है ये नहर की। इतनी बुरी हालत है कि मतलब बंदा बाहर खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे हवा नहीं ले सकता, सांस नहीं ले सकता, इतनी बुरी गंदगी यहाँ पे। ये जो त्रिकुटा नगर की नहर है इसकी बहुत ज्यादा खराब हालत है, क्योंकि इसको साफ तो कराया जाता है, सिर्फ नाम से साफ कराया जाता है, कोई इसको चेक नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। हर एक मोहल्ले का पानी इसमें डाला हुआ है, जबकि इसमें पानी नहीं डालना चाहिए, ये महकमे को देखना चाहिए। और इसकी वजह से लोगों को इतने परेशानी हो रही है, गंदगी फैली हुई है, बदबू आती है, जो साथ में दुकानें हैं या घर हैं उनकी बुरी हालत है। और इसमें लोग कूड़ा वगैरह भी डाल देते हैं और महकमा है उसको चेक नहीं करता है। जो कूड़ा वगैरह डालते हैं इनके लिए कोई ऐसा प्रबंध होना चाहिए या जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि लोग इसमें कूड़ा वगैरह ना डालें। प्रदूषण इतना गंदा पानी है इसमें, जैसे कोविड-19 की बीमारी फैल रही है, इन्हीं वजह से ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें इतना गंद डाला हुआ है। नहर की तरफ देखो आगे तो बुरी हालत है, यहाँ से पानी तो क्या लेना है, हाथ डुबोना भी मुश्किल है। सुरनकोट व्यापार मंडल अध्यक्ष तारिक मनहास ने कस्बे के दुकानदारों और आम लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। तारिक मनहास ने कहा कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और इससे बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने प्रशासन से भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। से ये गुजारिश करूंगा खास करके कि आप, क्योंकि ये विवाद जो है एक बार फिर सर पाबंदी से मास्क लगाएं, पाबंदी से दुकानों पे जो लोग आपके खरीदार आए यहाँ उनको कहें कि भाई मास्क लगा के आएं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। और जिन लोगों ने ये टीका जो अशद जरूरी चीज है जिसने नहीं लगवाया है, मेरी उससे गुजारिश होगी कि फौरन हॉस्पिटल में जाके अपना टीकाकरण करवाएं ताकि ये वबा जो है वो रुक सके। फिर एक बार मैं आपके चैनल लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि भाई जिसने टीका नहीं लगाया वो टीका लगाए। लद्दाख मौजूदा समय में देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर सर्दी का, लद्दाख देश विदेश के पर्यटकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में पर्यटक लद्दाख पहुंच रहे हैं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ बर्फबारी का भी आनंद उठा रहे हैं। गए थे घूमने, सुबह जैसे मॉर्निंग में उठे तो बर्फ भी पड़ी हुई थी सारे रोड पे जितना भी। फिर थोड़ा सा बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो हम निकल गए घूमने के लिए। जैसे हम नींबू की तरफ बढ़े तो आगे एक मैग्नीनी हिल मिला हमें, तो मैग्नीनी हिल में हम गाड़ी रोक के इंजन ऑफ कर दिया। तो रियलिटी में उसमें क्या थी, गाड़ी खुद चल रही थी, इंजन ऑफ करके भी चल रही थी। तो बहुत ही इतना मैग्नेट है कि ऐसे जैसे कोई चुंबक खींच रही है अपनी तरफ, तो गाड़ी को इतनी चढ़ाई में खींच रही थी अपनी तरफ। तो हम चलते गए तो बहुत अच्छा उसमें लगा कि नेचुरली चीज है उसमें कुछ। तो फिर उससे आगे हम संगम झील आगे उधर घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी है हमने। गुरुद्वारा साहब है, पत्थर साहब गुरुद्वारा साहब है यहाँ पे, वो देखा हमने। और नीचे यहाँ पे थोड़ी सी आगे कोई 1-2 किलोमीटर आगे एक संगम पॉइंट है, वहां पर गए थे। तो उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ पर और काफी देखने लायक चीजें हैं यहाँ पर। तो अगर लोग आए देखें यहाँ पे तो अलग ही ये मतलब एरिया है जो पहाड़ों का। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और भी बहुत सारी जगह यहाँ पे देखने के लिए। हमने देखा है कि यूटी होने से और ज्यादा यहाँ पे जो एरिया वो डेवलप हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने के लिए। तो अभी कुछ टाइम बाद थोड़ा मौसम साफ हुआ तो हम घूमने निकले नींबू की तरफ। नींबू तो यहाँ पे संगम स्थल है, 2 नदी का मिलाप है। तो एक नदी का कलर ब्लू कलर का है, एक दूसरा ऐसे कलर का आ रहा है। देखना बहुत ही अच्छी जगह है।
तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी यहाँ लेह लद्दाख का घूमने का प्लान बना रहे हो, तो ये भी एक पॉइंट निम्मू का बहुत अच्छा वो है, बर्फ अच्छी पड़ी हुई है, तो आओ यहाँ घूमो। लेह में हम पास गए, पेंगोंग लेक गए, इधर कारगिल गए, अच्छी जगह है सर, बहुत अच्छी जगह, मजा आ गया। कैसा लगा आपको स्नो में घूम के? स्नो में बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई पब्लिक बोलती है कि ठंडे ठंडे ठंडे, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा माहौल है, अच्छा मौसम है, मजे आ रहे हैं, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ग्रामीण हलकों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से देश के कई दूरदराज गांव सड़क संपर्क से जुड़ चुके हैं, लेकिन जिला उधमपुर की पंचायत पंगारा खालसा के लोगों के लिए पैदल चलने के लिए भी पुल नहीं है, जिससे इस पंचायत के लोगों को कई बार जानी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या कहना है इस पंचायत के लोगों का, इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। मायूस और बेबस इन चेहरों को गौर से देखें। ये परेशान चेहरे अपनी लाचारी की कहानी बयां कर रहे हैं। परेशानी के आलम में बैठे ये लोग जिला उधमपुर की पंचायत पंगारा खालसा के निवासी हैं। ये लोग एक ऐसी समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिसका समाधान आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। इस पंचायत में बहने वाला नाला इन लोगों की परेशानी का सबब बना है। नाले पर पुल न होने के कारण इस पंचायत के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विशेषकर इस पंचायत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और ये एरिया पड़ता है पंगारा खालसा और पंगारा जगीर के बीच के नाला है, जहाँ पे कई वर्षों से इसके लिए सब लोग जाते रहे। सबने ये बोला कि फलाने बंदे से मिलो, वीडियो से मिलो, किसी एमएलए से सिफारिश करो, ये सबसे कर लिया हमने, आज तक जहाँ कोई नहीं पहुँचा। जो बच्चे हमारे हाई सेकेंडरी क्रीमची में जाते हैं उनको प्रॉब्लम रहती है, काले जो उधमपुर में काले हैं वहाँ जाने के लिए प्रॉब्लम रहती है। जो दूर दराज के जो बीच के इलाके के जो लोग हैं, किस इधर भी जाते हैं, किस क्रीमची में जाते हैं, तो उनको भी परेशानी आती है, वो नहीं जा सकते, तो पानी होता है नाले में, तो बच्चे नहीं जा सकते हैं। कई बार उनके पेपर होते हैं, वो भी नहीं दे पाते हैं। नाले पर पुल न होने के कारण इस पंचायत के लोग कई बार हादसे का शिकार हो चुके हैं और कई लोग बरसात के मौसम में इस नाले को आर पार करते हुए अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इससे पहले कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, गांव के बंदे जो बच्चे आते थे इसको पार करते हुए इसमें ही बह गए। तो हम ये चाहते हैं कि जो इंसिडेंट पहले हो चुके हैं वो आने वाले टाइम में ना हो और प्रशासन हमारी इस समस्या को हल करे। हल करने का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी है ये तो गांव की बिल्कुल नहीं हो सकती, जो नाला पानी और बिल्कुल नहीं जा सकता, कोई बच्चा नहीं जा सकता, इन्हें नहीं जा सकता। तो दिक्कत ये आ रही है, तो ये नाला बारिश होती है तो बहुत पानी आता है इस नाले में, कई बार कई हादसे भी हो जाता है। तो दिक्कत ये है, तो इस नाले में पुल चाहिए। तो हम ये चाहते हैं, इधर से चाहिए, नीचे से चाहिए, कहाँ भी चाहिए, तो पुल चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आती है। इस पंचायत के लोगों के मुताबिक अगर बरसात के मौसम में पंचायत में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उन्हें उनके अंतिम संस्कार के लिए 2-3 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। असं इस नाले दिक्कत इसी है कि बच्चे स्कूल आने जाने का वो भी बहुत मुश्किल है। अगर कोई पूरा ही आ वो भी रोज कर रही सकता, बाहर उसी में नहीं पहुंचा सकते। तो 2-3 साल की बात है, यहाँ पे एक माउंटेन एरिया है हमारे घर के साथ में लगता है, उधर एक बंदा मर गया, तो वो उन्होंने बेचारे ने घर में ही रखा 2-3 दिन। ठीक है, तो इससे बड़ा वो क्या बोल सकता है बंदा कि कोई अगर बंदा मर जाए तो उसको 2-3 दिन अंदर रखना पड़े, तो ये ऐसी सरकार का फिर हमें कुछ फायदा भी होना चाहिए ना। तो क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जी, हमारा पुल बनना चाहिए यहाँ से। परेशान इन लोगों की उम्मीद अब मोदी सरकार पर टिकी है। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कार्य किए उससे लगता है कि उनकी भी सरकार सुनवाई करेगी
और उन्हें पुल की सौगात देकर उनकी दिक्कतों को दूर करेगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।